हाय एवरीवन, वेलकम टू कश्यप एजुकेटर चैनल। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार कश्यप आज आपके साथ चर्चा करूंगा कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, यानी कि समतल दर्पण जो है प्रतिबिंब कैसे बनाता है, किस प्रकार का बनाता है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। यानी कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, क्या क्या उसके गुण होते हैं, कैसा बनता है, किस प्रकार बनता है, तो उस बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हमने जो पिछले टॉपिक में चर्चा किया उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पिछले टॉपिक में हमने चर्चा किया था कि दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण क्या है, समतल दर्पण के उपयोग क्या हैं। तो दर्पण यानी कि वह चिकना या परावर्तक सतह, दर्पण वह चिकनी या परावर्तक सतह जिसमें एक सतह परावर्तक का कार्य करती है तथा दूसरी सतह पर पारे, चांदी या एल्युमिनियम की पॉलिश करके उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर दिया जाता है। और दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसमें पार्श्व परिवर्तन होता है। पार्श्व परिवर्तन के बारे में बताए थे कि पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। तो दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में दिशा परिवर्तन को, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में दिशा परिवर्तन को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। और इसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब का है, जिस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसमें वस्तु का जो दायां भाग है वो प्रतिबिंब में बायां भाग बन जाता है और बायां भाग दायां भाग बन जाता है, ये बताए थे। और फिर उसके बाद बताया था कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक बताया था दर्पण समतल दर्पण और दूसरा बताया था गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में बताया था कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। उसके बाद हमने चर्चा किया था कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो बताया था कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण के उपयोग बताए थे। पहला उपयोग था पेरिस्कोप में समतल दर्पण का उपयोग होता है, कैलिडोस्कोप में समतल दर्पण का उपयोग होता है और सोलर कुकर में समतल दर्पण का उपयोग होता है। और नंबर 2 बताया था कि घरों में हम आईने के रूप में समतल दर्पण का उपयोग करते हैं और दुकानों में जो है समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दुकानों में जैसे ज्वेलरी की दुकान है तो उसमें जो गहने वहने लगे रहते हैं, बाहर से शीशा लगाता है, समतल दर्पण होता है। कॉस्मेटिक्स की दुकान में अंदर सामान रखा रहता है, बाहर से शीशा लगा रहता है, समतल दर्पण है। और जो सड़कों पर जो दुर्घटना आदि रोकने के लिए जो टर्न होते हैं, मोड़ होते हैं, वहाँ एक दर्पण लगा रहता है दुर्घटना आदि रोकने के लिए, तो वहाँ समतल दर्पण का हम उपयोग करते हैं। पेरिस्कोप में कैसे करते हैं, पेरिस्कोप हमारा पनडुब्बी, टैंक और बंकर जिसमें सैनिक छुपे रहते हैं, पनडुब्बी समुद्र में चलती है जिसमें अंदर जहाज़ के अंदर पनडुब्बी के अंदर जो सैनिक रहते हैं वो बाहर समुद्र के बाहर देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। जो आगे पहाड़ वगैरह या कोई आगे से जहाज़ तो नहीं आ रहा है उसको देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और कैलिडोस्कोप में जो रंगीन चित्रों को देखने के लिए जो दर्पणों को किसी एंगल पर झुकाकर एक प्रिज्म बनाते हैं, उसी को अपारदर्शी वस्तु से ढककर एक कैलिडोस्कोप बना दिया जाता है, जिसमें देखने पर रंगीन आकृति के चित्र दिखाई देते हैं। और सोलर कुकर में
सोलर कुकर में ऊपर से समतल दर्पण लगा रहता है, तो सोलर कुकर में भी हम समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और पढ़ा था कि जिस साइज़ की हमारी वस्तु है उस साइज़ का यदि हमें प्रतिबिंब बनाना है तो हम समतल दर्पण का उपयोग करेंगे। इसके बाद हम आगे चर्चा करने के लिए चलते हैं अपने ब्लैक बोर्ड की तरफ। उससे पहले हमारे मेरा ये जो वीडियो है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जिससे कि हमें वीडियो बनाने के लिए और ऊर्जा मिल सके। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब या शेयर और कमेंट करें। तो आइए चलते हैं अपने ब्लैक बोर्ड की तरफ और पढ़ते हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। सबसे पहले हम फिगर के द्वारा समझते हैं कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है, किस प्रकार बनता है। तो समतल दर्पण में जब प्रतिबिंब बनता है तो उसका जो बनना है वो परावर्तन के नियम पर आधारित होता है, यानी कि जो दर्पण है हमारा वो परावर्तन के नियम पर आधारित एक युक्ति है। तो समतल दर्पण हमारा परावर्तन के नियम पर आधारित एक युक्ति है। तो सबसे पहले हम चित्र के द्वारा समझते हैं। सपोज डैट हम मान लेते हैं कि यहाँ एक दर्पण है, ये समतल दर्पण है, इसकी आगे वाली साइड परावर्तक का कार्य करती है तथा पीछे इसकी दूसरी सतह पर पारे, चांदी, एल्युमिनियम की पॉलिश करके उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर दिया जाता है। तो इसकी ये जो वाली पीछे वाली साइड है वो अपारदर्शी, इस दर्पण को अपारदर्शी बनाती है, यानी कि प्रकाश इसमें से नहीं गुजर सके। इसलिए इसके पीछे हम अधिकतर पारा और चांदी तो महंगी धातु हैं, अधिकतर हम इसमें जो पॉलिश करते हैं पीछे की साइड में वो एल्युमिनियम धातु की पॉलिश किया जाता है, क्योंकि पारा और चांदी महंगी धातु है और एल्युमिनियम की पॉलिश करके उस पर आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर देते हैं। तो इसमें ये जो आगे वाली सतह है ये परावर्तक का कार्य करेगी और पीछे हमारी जो साइड है इस पर एल्युमिनियम का पॉलिश करके उस पर आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दिया जा सकता है, जिससे कि प्रकाश इसके आर पार से ना गुजरे, इसको अपारदर्शी बनाया जाता है। अब ये जो साइड है हमारी ये परावर्तक का कार्य करेगी और पीछे वाली साइड पे हमारी पॉलिश या पेंट होगा। अब हम जब भी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं तो हमेशा हम वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं, जब भी उस वस्तु का उस दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। जैसे हमारे घरों में शीशा होता है तो हम अपना प्रतिबिंब देखने के लिए हमको शीशे के सामने जाना पड़ता है, यानी कि दर्पण के सामने जाना पड़ता है, मिरर के सामने जाना पड़ता है। जब हम वहाँ खड़े होते हैं तो हम उस दर्पण में दिखाई देते हैं, यही प्रतिबिंब है। जब हमारे घरों में समतल दर्पण प्रयोग होता है तो होता ये है कि जब प्रकाश किरण आती है वो हमसे टकराती हुई दर्पण पर पड़ती है और हमारी आँख उस दर्पण में अपना एक प्रतिबिंब देखती हैं। वो बनता कैसे है कि जब हम पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो एक किरण, यानी कि हमने पहले ही बता चुके हैं कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों का होना आवश्यक है और सूर्य से हमारी लाखों करोड़ों किरणें आती हैं और वो जाती हैं तो कोई जिस वस्तु पड़ती हैं उससे परावर्तित होती हैं और वो वस्तु हमें दिखाई देती है, यानी कि प्रतिबिंब उसका हमारी आँख में बनता है और वो वस्तु हमें दिखाई देती है। इसी प्रकार जब प्रकाश किरण हम पर पड़ती है
तो हमसे टकराती है, हमसे होती हुई, हम बिंदु स्रोत हो गए, हमसे होती हुई वो दर्पण में जाती है और वहाँ से परावर्तित होकर हमारी आँख के रेटिना पर आती है और हमें वह प्रतिबिंब दर्पण में बना हुआ दिखाई देता है। तो हमसे जब प्रकाश किरण जाएगी तो एक किरण जो है हमारी 90 अंश के एंगल पर दर्पण पर आपतित होगी। जब 90 अंश के एंगल पर या अविलंब के अनुदिश या लंबवत दर्पण पर कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से वापस आ जाती है। और दूसरी किरण हमारी यहाँ से तिरछी जाएगी। जब तिरछी जाएगी तो वहाँ आपतन बिंदु बन जाएगा। आपतन बिंदु बनेगा तो आपतन बिंदु पर हम लंब खींच लेंगे, एक लंब खींच लेंगे। एक किरण हमारी सीधी गई 90 अंश के एंगल पर अविलंबवत गई और दूसरी किरण हमारी तिरछी गई। तो यहाँ तिरछी किरण जाएगी, वहाँ दर्पण से टकराएगी, वहाँ एक आपतन बिंदु बन जाएगा। आपतन बिंदु पर ये हम अविलंब खींच लेंगे अपने पैरों के पास, तो अविलंब हो जाएगा और जिस कोण से वह आपतित होगी उसी कोण से परावर्तित हो जाएगी। ये हमने परावर्तन के नियम में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो वही उन्हीं नियमों का उपयोग करके आज अब हम समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। ये दर्पण है, ये चल नहीं रहा, ये दर्पण है, ये हमारी परावर्तक सतह है, ये हमारी परावर्तक सतह है। यहाँ हम सपोज डेट यहाँ हम एक वस्तु रखते हैं। वस्तु में कुछ भी हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है। इससे ये दर्पण है, ये हमारी वस्तु है। वस्तु हम मान सकते हैं AB, यानी कि AB हमारा बिंब है। बिंब और प्रतिबिंब के बारे में भी हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। जब भी हमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो वस्तु को हम दर्पण के सामने रखेंगे। ये AB हमारी वस्तु है या बिंब है, इसे बिंब भी बोल सकते हैं। अब इसमें हमारी दो प्रकाश किरण जाएंगी और दर्पण से टकराएंगी, उससे उनका परावर्तन होगा और परावर्तन होने के बाद जो तिरछी आपतित होगी वह जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण से परावर्तित हो जाती है। ये परावर्तन के नियम में हमने जाना। और दूसरा परावर्तन के नियम में जो दूसरा तीसरा पॉइंट हमने बताया था कि यदि कोई प्रकाश किरण किस अविलंब के अनुदिश या अविलंब के समांतर या अविलंबवत किसी चिकने पृष्ठ या दर्पण पर आपतित होती है तो वह जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से वापस आ जाती है। तो पहली किरण हम क्या करते हैं कि पहली किरण जो है हम तिरछी आपतित करते हैं। तिरछी आपतित जब हम करेंगे यहाँ से सपोज डेट वो यहाँ पर आपतित होती है। यहाँ से जब हम एक किरण तो यहाँ सीधी जाएगी, जब हम सीधा देखेंगे तो सीधी जाएगी तो वह दर्पण से टकराकर जिस मार्ग से जाएगी उसी मार्ग से वापस आ जाएगी, क्योंकि यह अविलंब के अनुदिश जा रही है, अविलंब के समांतर या अविलंबवत जा रही है। तो सबसे पहले हम तिरछी किरण जो अविलंब पर दर्पण पर आपतित होगी उसको हम दर्पण पर डालते हैं। ये डाल दिया हमने दर्पण पर। तो यहाँ जो बिंदु बनेगा उसे हम आपतन बिंदु कहते थे दर्पण में, ये आपतन बिंदु हो जाएगा हमारा। और ये वाला जो, इसको थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, ये वाला हमारा आपतन बिंदु हो गया। अब यहाँ से आपतन बिंदु पर एक लंब हम खींच देते हैं। आपतन बिंदु पर हम एक लंब हम खींच देते हैं। आपतन बिंदु पर हम एक लंब जो है खींच देते हैं। सपोज डेट ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया आपतन बिंदु पर, यानी कि जिस
परावर्तक सतह पर आपतित किरण जिस बिंदु पर आपतित होती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो आपतित किरण इस बिंदु पर आपतित हो रही, तो ये आपतन बिंदु हो गया, ये हमारी आपतित किरण हो गई। और ये हमारा जिस बिंदु पर आपतित होती है आपतित बिंदु पर खींचा गया लंब अविलंब कहलाता है। इसी को हम इसका क्या बोल सकते हैं, इसी को हम अविलंब बोल सकते हैं। अब जिस कोण से आपतित होगी, यानी कि आप आपतित हो रही है, तो ये हो जाता था हमारा आपतन कोण आई। तो जिस कोण से प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ पर आपतित होती थी उसी कोण से यह परावर्तित हो जाती थी। तो जिस कोण से यह आपतित होगी उसी कोण से यह परावर्तित होगी, यानी कि ये आपतन कोण। इस कंडीशन में आपतन कोण परावर्तन के नियम में भी बता चुके हैं। जब किसी चिकने या परावर्तक सतह पर प्रकाश किरण आपतित होती है तो जिस आपतित होने के बाद जिस कोण से वह आपतित होती है उसी कोण से परावर्तित हो जाती है। तो बनने वाला कोण आपतन कोण और परावर्तित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनेगा वो अब हो गई। और दूसरी किरण हमारी ये अविलंब के अनुदिश जाएगी। ये जो अविलंब हमारा बन गया इसके अनुदिश जाएगी, यानी कि इसके समांतर जाएगी। एक समांतर किरण जाएगी, सपोज डेट ये जाती है, ये यहाँ अविलंबवत आपतित होगी तो यहाँ आपतन बिंदु बन जाएगा। और इसी आपतन बिंदु पर हम यहाँ लंब मान सकते हैं, अविलंब मान सकते हैं। खींचा गया लंब अविलंब कहलाता है, तो यहाँ हम अविलंब मान सकते हैं। तो ये प्रकाश किरण जिस मार्ग से जाएगी उसी मार्ग से वापस आ जाएगी, उसी मार्ग से वापस आ जाएगी। अब ये हो गया हमारा परावर्तन का नियम। अब प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब की परिभाषा हमने आपको बताया था कि जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें किसी बिंदु स्रोत से चलकर, बिंदु स्रोत हमारा ये है, इससे दो या दो से अधिक एक प्रकाश किरण ऐसे जा रही है अविलंब के अनुदिश, अविलंब के समांतर या अविलंबवत जा रही है, और दूसरी किरण ये जा रही है तिरछी। जब दो या दो से अधिक किरण किसी बिंदु स्रोत से चलकर दर्पण से परावर्तन, तो अभी हम दर्पण पढ़ रहे हैं तो परावर्तन होगा इससे, तो इस पे परावर्तन होगा तो एक किरण तो हमारी ऐसे गई, तो यहाँ आपतन बिंदु बन गया, परावर्तित किरण आई तो इन दोनों के बीच परावर्तन कोण बन गया। ये दोनों बराबर होते हैं परावर्तन के नियम के अनुसार, और ये भी हमारा परावर्तन के नियम के अनुसार है। तो दो किरण यहाँ, दो या दो से अधिक किरण किसी बिंदु स्रोत से चलकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहाँ बनी आकृति प्रतिबिंब कहलाती है। तो यहाँ जो पहली प्रकाश किरण चली यहाँ से यहाँ तक और दूसरी यहाँ से यहाँ चली, तो इन दोनों किरणों ने कहीं एक दूसरे को नहीं काटा। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और सीधा बनता है। वो पीछे साइड में हम बना देंगे, यहाँ बना देंगे। वो कैसे बनाएंगे, आभासी प्रतिबिंब के बारे में बताया था कि जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें किसी बिंदु स्रोत से चलकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा डॉट 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 करके पीछे साइड में हमेशा सीधा बनता है। तो हम क्या करेंगे, एक प्रकाश किरण ये है तो इसको हम पीछे साइड में ले जाएंगे यहाँ तक, और इसी प्रकाश किरण को यहाँ से ये इधर जा रही है और इसी को हम इधर मिलाते हुए यहाँ ले जाएंगे। तो यहाँ एक आकृति बनेगी जितनी दूरी पर वस्तु रखी है, और दर्पण के पीछे भी प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनेगा। तो हम मिलाते हैं इन किरणों को, देखिए तो इनको हम आभासी रूप से डॉट 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 करके यहाँ मिलाते हैं। ये अभी हमारे प्रतिबिंब बनाने की शुरुआत है। धीरे धीरे हम ऐसे ही प्रतिबिंबों को बनाना सीखेंगे। तो इसको हम ऐसे पीछे डॉट 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 करके पीछे लेके जाएंगे और वहाँ मिला देंगे। थोड़ा जगह कम रह चुकी है तो यहाँ एक हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो सेम होगी।
इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो सेम होगी। शायद दिखाई नहीं दे रहा, हम दोबारा बनाते हैं, दोबारा बना देते हैं जल्दी से। दिखाई नहीं दे रहा ना, तो हम दोबारा जल्दी से बना दे रहे हैं। कट गया होगा तो हम अभी दोबारा जल्दी से बनाएंगे और अच्छे से और समझ में आ जाएगा। देखिए ये हमारा क्या हो गया, दर्पण। सपोज डैट ये हमारा क्या हो गया, दर्पण। यहाँ हमारी कोई वस्तु रखी है, इतनी दूरी पर ही ले लेते हैं। ये इससे प्रकाश किरण जाएंगे 2 या 2 से अधिक। तो पहली प्रकाश किरण हम इस दर्पण पर तिरछी आपतित करते हैं। ये हमने तिरछी आपतित करी, डाली इस पर प्रकाश किरण। तो जिस बिंदु पर ये आपतित होगी वहाँ आपतन बिंदु बन जाएगा। और यहाँ से हम एक लंब खींच देंगे, एक लंब खींच देंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, अविलंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अविलंब बोलेंगे, जिसे हम अविलंब बोलेंगे। और इस आपतन बिंदु से टकराकर वो जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण से परावर्तित हो जाती है। यानी कि ये कोण हो गया I और ये कोण हो गया हमारा R। ये तो हो गई पहली किरण। अब दूसरी किरण जो है हम अविलंब के अनुदिश या अविलंब के समांतर या अविलंब के अविलंबवत दर्पण पर डालेंगे। तो दूसरी किरण जब यहाँ से जाएगी, ऐसे अविलंब के अनुदिश जा रही है, यानी कि अविलंब के समांतर जा रही है, अविलंब के अनुदिश जा रही है, अविलंब के लंबवत जा रही है, तो कुछ भी बोल सकते हैं। तो इस किरण के बारे में हमने आपको बताया कि यह है अविलंबवत जाती है, तो जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से वापस आ जाती है। अब ये 2 किरण हो गई। अब जो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और सीधा बनता है, और दर्पण के ठीक पीछे लंबवत ठीक उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे रखी होती है। तो बनेगा कैसे कि हम आभासी रूप से इन किरणों को पीछे ले जाएंगे और यहाँ मिला देंगे। ये किरण जो आभासी रूप से डॉट 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 करके जो आभासी प्रतिबिंब हम बनाते हैं वो पीछे साइड हम बनाएंगे, और हम क्या करेंगे, इसको भी हम ऐसे करके यहाँ इससे मिला देंगे। सपोज डैट यहाँ ये दोनों पर आभासी रूप से हमने डॉट डॉट करके मिला दी, तो यहाँ एक आकृति बनेगी इसी के वस्तु के बराबर की। यानी कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो उसका आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। यहाँ से ये अविलंब जो है इसको हम ऐसे मिला देंगे, तो ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये सपोज डैट A, ये B, ये A डैश, ये B डैश। तो ये प्रतिबिंब हमारा समतल दर्पण द्वारा बनता है। तो इस प्रकार से बनता है। अब इस दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसके कुछ गुण हैं कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा और आभासी तथा सीधा बनता है, और दर्पण के ठीक लंबवत पीछे, दर्पण के लंबवत ठीक पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है, उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु जो है दर्पण के सामने रखी होती है। जैसे यदि ये वस्तु हमारी 20, यहाँ से दर्पण से इसकी दूरी 20 है, तो बनने वाला प्रतिबिंब की दूरी यहाँ से दर्पण से 20 मीटर होगी, और वस्तु बनने वाला जो प्रतिबिंब है उसका आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो इसको हम बोल सकते हैं वस्तु, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं वस्तु या बिंब, इसको हम बिंब बोल सकते हैं, और इसको हम प्रतिबिंब बोल सकते हैं। ये दर्पण हो गया हमारा। बस ऐसे हमारा समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। तो आइए अब इसके कुछ पॉइंटों को हम लोग लिख लेते हैं। नंबर 1 में हम लिख सकते हैं
कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है। नंबर 1, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी तथा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी तथा सीधा होता है। देखिए समतल दर्पण, ये समतल दर्पण है, इस वस्तु का इसमें प्रतिबिंब बनना है दर्पण के ठीक लंबवत पीछे उतनी दूरी पर बनना है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी है। और ये कैसा बनना है? आभासी बनना है, सीधा बनना है। आभासी प्रतिबिंब को हमेशा डॉट डॉट करके हम पीछे साइड में मिलाते हैं, जब जाके आभासी प्रतिबिंब बनता है। जहाँ वास्तविक, जहाँ जो किरणें हैं वहाँ कटती हुई प्रतीत होती हैं, एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती हैं, लेकिन वास्तव में काटती नहीं हैं। तो इसका पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरे पॉइंट में हम लिख सकते हैं यहाँ इसके लिए कि समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब है वो दर्पण के ठीक पीछे लंबवत उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी है। तो हम लिख सकते हैं समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के लंबवत ठीक पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है, उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। ठीक। नंबर 3, ये 2 पॉइंट हो गए कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है, और समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब है वो दर्पण के ठीक पीछे लंबवत उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। सपोज डैट यहाँ ये जो दर्पण से वस्तु की दूरी है वो U से प्रदर्शित करते हैं, दर्पण से वस्तु की दूरी को U से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो सपोज करो ये दूरी 10 मीटर है, तो बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से जो प्रतिबिंब की दूरी है हम B से प्रदर्शित करते हैं, दर्पण से वस्तु की जो दूरी है वो U से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो U बराबर 10 मीटर। और यदि हम दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी B से प्रदर्शित करें तो B बराबर 10 मीटर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के ठीक लंबवत पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने। तो दर्पण के सामने 10 मीटर पर यदि वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब भी हमारा दर्पण के ठीक पीछे लंबवत 10 मीटर की दूरी पर बनेगा। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि जो प्रतिबिंब का जो आकार है या बिंब का जो आकार है, जो प्रतिबिंब का जो आकार है वो वस्तु के आकार के या बिंब के आकार के बराबर होता है। सपोज डैट जैसे वस्तु को हम लंबाई ओ मान लेते हैं, ओ सपोज डैट हमने 5 मीटर मान लिया, तो ये जो प्रतिबिंब है उसको हम आई मान लेते हैं, आई भी 5 मीटर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका आकार
वस्तु के आकार के बराबर होता है। हम लिख सकते हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बने या फिर बोल सकते हैं बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। यानी कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। अगला पॉइंट में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो समतल दर्पण होता है हमारा, समतल दर्पण जो होता है हमारा, जो हमारा समतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी जो होती है, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो अनंत होती है। फोकस दूरी क्यों अनंत होती है? देखिए इसकी फोकस दूरी क्या होती है और दर्पणों में हम आगे पढ़ेंगे कि उसका जो केंद्र होता है, जैसे ये आपतन बिंदु केंद्र है और उसकी जो त्रिज्या होती है, उसकी जो त्रिज्या होती है वहाँ तक की दूरी फोकस दूरी। लेकिन यहाँ तो होगा क्या कि यहाँ तो हम वस्तु को यहाँ रखेंगे, उतनी ही दूर पीछे बनता है। तो ये जो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा अनंत को हम ऐसे बना सकते हैं, अनंत होती है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो हमेशा अनंत होती है। और क्या लिख सकते हैं? समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। और अगला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं? यदि कोई व्यक्ति है और उसे दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखना है, तो दर्पण की जो ऊंचाई है या हाइट है या लंबाई है वो व्यक्ति की लंबाई का आधा होना चाहिए। यानी कि दर्पण में हमें अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो दर्पण को जो हम लेना है, जिस साइज का हमको दर्पण लेना है, तो अपने साइज का जो है, अपने से आधे साइज का दर्पण हम प्रयोग करेंगे। तो हम लिख सकते हैं यदि कोई व्यक्ति या यदि किसी व्यक्ति को दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, किसी व्यक्ति को दर्पण में अपना, यहाँ लिख सकते हैं किसी व्यक्ति को दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, किसी व्यक्ति को दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई, दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति को, यानी किसी व्यक्ति को दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, देखने के लिए दर्पण की जो ऊंचाई है व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, यानी 1/2 होनी चाहिए। यानी दर्पण की जो ऊंचाई है व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, यानी 1/2 होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की ऊंचाई अपनी ऊंचाई का आधा होना चाहिए। यानी सपोज डेट यदि व्यक्ति की ऊंचाई
10 मीटर है। व्यक्ति कहाँ है? ये व्यक्ति है, इसकी ऊंचाई 10 मीटर है। तो इसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण में 5 मीटर का दर्पण इस्तेमाल करना पड़ेगा, जब इसको अपना पूरा प्रतिबिंब दिखाई देगा। कहने का मतलब हमारा यहाँ ये है कि यदि व्यक्ति की लंबाई 10 मीटर है तो उसे 5 मीटर लंबा समतल दर्पण प्रयोग करना पड़ेगा, 5 मीटर। अब अगला पॉइंट क्या आता है कि यदि कोई व्यक्ति v वेग से दर्पण की ओर दौड़ रहा है तो व्यक्ति को दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2 यानी कि दुगने वेग से अपनी ओर आता प्रतीत होगा। यदि कोई व्यक्ति दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने b वेग से दौड़ रहा है या किसी वेग से दौड़ रहा है, यदि कोई व्यक्ति दर्पण के सामने किसी वेग से दौड़ रहा है तो दर्पण में उसे अपना प्रतिबिंब 2 गुने वेग से अपनी ओर आता प्रतीत होगा। और यदि कोई व्यक्ति दर्पण से दूर किसी वेग से दूर दौड़ रहा है तो उसे अपना प्रतिबिंब दर्पण में 2b वेग से अपने से दूर जाता हुआ प्रतीत होगा। तो हमारा अगला पॉइंट यही है। तो हम लिख सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी वेग से दर्पण की ओर दौड़ रहा है तो दर्पण में व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब 2 गुने वेग से दर्पण की ओर दौड़ रहा है तो दर्पण में व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब 2 गुने वेग से अपनी ओर आता प्रतीत होगा। अब इसका उल्टा भी सत्य है। कैसे? यदि कोई व्यक्ति किसी वेग से दर्पण से दूर दौड़ रहा है, यदि कोई व्यक्ति किसी वेग B से दर्पण से दूर दौड़ रहा है तो उस व्यक्ति को दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2b वेग से या दुगने वेग से अपने से दूर जाता हुआ प्रतीत होगा। तो हमारा अगला पॉइंट ये हो गया। अब इससे अगला पॉइंट क्या है? नंबर 7 पॉइंट ये है कि यदि हम किसी वस्तु को दर्पण से जितना पास ले जाएं तो बनने वाला प्रतिबिंब भी उतना पास आ जाएगा, और यदि हम किसी वस्तु को दर्पण से जितनी दूर ले जाएं तो बनने वाला प्रतिबिंब भी उतना दूर चला जाएगा। अगला पॉइंट हमारा यही है कि यदि हम किसी वस्तु को दर्पण के पास ले जाएं, जितनी पास ले जाएं तो बनने वाला प्रतिबिंब भी उतना पास आ जाएगा हमारा। कहने का मतलब ये है कि यदि हम किसी वस्तु को दर्पण से, सपोज डैट यहाँ से हम 2 मीटर आगे ले गए, यहाँ से 2 मीटर आगे ले गए, यहाँ ले गए प्रतिबिंब को हम यहाँ ले गए, तो जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो भी हमारा खिसक के उतनी ही पास आ जाएगा। जैसे हम दर्पण से 2 मीटर पास जाएंगे तो बनने वाला प्रतिबिंब भी हमारा
यहाँ 2 मीटर पास आ जाएगा। और यदि इस प्रतिबिंब को, यदि ये वाला जो प्रतिबिंब बनना है, इस प्रतिबिंब को यदि हम दर्पण से 2 मीटर दूर ले जाएं, यहाँ ले जाएं 2 मीटर दूर, 2 मीटर दूर ले गए, तो जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो भी 2 मीटर दूर चला जाएगा। ये हमारा पॉइंट है। तो लिख सकते हैं यदि हम किसी वस्तु को, यदि हम किसी वस्तु को दर्पण से, यदि हम किसी वस्तु को दर्पण के पास लाएं तो बनने वाला प्रतिबिंब भी उतनी ही पास आ जाता है। इसका उल्टा भी सत्य है। यदि हम किसी वस्तु को दर्पण के पास लाएं तो बनने वाला प्रतिबिंब भी उतनी ही पास आ जाता है। जैसे हम 2 मीटर यहाँ पास ले गए तो बनने वाला प्रतिबिंब हमारा 2 मीटर दर्पण के पास आ गया, तो बनने वाला प्रतिबिंब भी उतनी ही पास आ जाता है। और यदि हम किसी वस्तु को दर्पण से दूर ले जाएं, जैसे 2 मीटर हम दूर ले गए, तो जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो भी 2 मीटर पीछे चला जाएगा। तो ये हो गए। अब अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं इसमें समतल दर्पण में, समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है हमेशा +1 होता है। अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं इसमें कि समतल दर्पण का आवर्धन सदैव 1+1 होता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं m = +1। ये आवर्धन को हम m से प्रदर्शित करते हैं, जो आगे बताएंगे अभी कुछ देर बाद। समतल दर्पण का आवर्धन सदैव +1 होता है। ये हो गया हमारा समतल दर्पण के बारे में। आगे देखिए, नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो ये हमारा समतल दर्पण के जो गुण हैं और कैसे हमारा समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है, इसके बारे में हमने आपको बताया। ये वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।